फ्रेंड्स, वेलकम टू बच्चा एजुटेक। एक बार फिर मैं आप सभी का बच्चा एजुटेक में स्वागत करता हूँ। चलो, तो हमने कल एक बहुत अच्छा टॉपिक यहाँ पे शुरू किया था जिसका नाम है फ्लूइड मैकेनिक्स। और फ्लूइड मैकेनिक्स में हमने ये सीखा कि प्रेशर का डेफिनेशन क्या होता है, उसका एसआई यूनिट क्या होता है, उसके और अल्टरनेटिव यूनिट्स क्या होते हैं। इसके अलावा हमने वेरिएशंस इन प्रेशर वर्टिकली और वेरिएशन इन प्रेशर हॉरिजॉन्टली हमने सीखा। इंपॉर्टेंटली हमने कल जहां पे टॉपिक को रोका था वो था प्रेशर इंक्रीजेस विद डेप्थ लीनियरली एंड प्रेशर डिक्रीजेस विद हाइट लीनियरली। तो आज हम लोगों को आपको लीनियरली इस वर्ड का कहीं तो भी मीनिंग बहुत अच्छे से समझाना है। यहां तक हमने कल यहाँ पर पढ़ा था। तो चलो आओ, आज हम लोग इस पर्टिकुलर पार्ट को पढ़ते हैं। तो सबसे पहले एक छोटा सा रिवीजन मैं आप लोगों को उन दोनों चीजों का दे दूं कि जब हमने यहाँ पर इस तरह से कंसिडरेशन किया था, जब हम देख रहे थे कि लिक्विड के अंदर अगर हम लोग वर्टिकल प्रेशर चेक करते हैं, वर्टिकल प्रेशर, तो यहाँ पर कहीं तो भी देखो इस पॉइंट पे हमने चेकिंग किया था, इसको सी नाम दे दिया था अगर आप लोगों को याद हो तो इस पर्टिकुलर पार्ट पे हमने एक इमेजिनरी सिलेंडर कंसिडर किया। और इस इमेजिनरी सिलेंडर कंसिडर करने के बाद हमने कहा था कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो प्रेशर होता है वो होता है P0 और इस पर्टिकुलर पॉइंट पे अपथ्रस्ट वाला प्रेशर जो होता है P1। और हमने ये कहा था कि इस प्रेशर का जो वैल्यू होता है वो होता है रो जी एच प्लस P0, जिसमें हमने ये कहा था कि ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर है और हमने ये कहा था कि ये जो है ये गेज प्रेशर है ना, गेज प्रेशर सबको याद आता होगा। और इन दोनों का एडिशन ये जो होता है ये होता है एब्सोल्यूट प्रेशर, एब्सोल्यूट प्रेशर है ना, एब्सोल्यूट प्रेशर। और एब्सोल्यूट प्रेशर ये वाला जो प्रेशर होता है ये कभी जीरो नहीं होता या नेगेटिव भी नहीं होता, नेवर बी जीरो और नेगेटिव, ये हमेशा पॉजिटिव होता है ना, ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव, ये हमेशा पॉजिटिव होता है। गेज प्रेशर मे और मे नॉट बी पॉजिटिव, ये हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है कि ये पॉजिटिव हो। इट मे बी नेगेटिव, इट मे बी नेगेटिव, इट मे बी जीरो। कब पॉजिटिव होता है, कब नेगेटिव होता है और कब जीरो होता है, इसके बारे में भी हमने बात की थी। हमने कहा था कि ये तब पॉजिटिव होता है जब गेज प्रेशर ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा हो। जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ये ज्यादा होगा तो पॉजिटिव होगा, जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ये कम होगा तो ये नेगेटिव होता है, जब ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर को इक्वल होगा तो ये जीरो होता है। ये हमने गेज प्रेशर के बारे में देखा था। तो ये एक छोटा सा रिवीजन मैंने आप लोगों को दिया और हम कल इस पर्टिकुलर शब्द पे रुक गए थे, लीनियरली क्यों बोला। चलो ठीक है, तो ग्राफिकली अब मैं आपको यही चीज समझाता हूँ। यहाँ पर ये जो बाकी की इंफॉर्मेशन है मैं यहाँ से निकाल देता हूँ और अब हम सिर्फ इस पर्टिकुलर पार्ट की बात करते हैं जहां हमने ऐसा लिखा हुआ है कि प्रेशर जो होता है वो होता है P1 इज इक्वल टू रो जी एच प्लस P0। ठीक है, चलो अब एक काम करता हूं, यहां पर मैं एक ग्राफ बना लेता हूं, इस वेरिएशन का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ये जो वेरिएशन है इस वेरिएशन का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में यहां पे बना लेता हूं। यानी कि मैं आपको बोलता हूं कि कहीं तो भी यहां हम ग्राफिकली देखेंगे कि ये किस तरह से वैरी हो रहा है। तो मैं आपको बोलता हूं कि यहां कहीं तो भी हमने हाइट वैरी कर ली और यहां कहीं तो भी हमने प्रेशर वैरी कर लिया। यानी कि ऐसे ऐसे एक्सिस पे जाओगे तो प्रेशर बढ़ रहा है, ऐसे जा रहे तो हाइट बढ़ रही है। रिलेशन कैसा है, रिलेशन कुछ इस तरह से है, इस पर्टिकुलर केस का लीनियर रिलेशन। सर आपने लीनियर रिलेशन बताया, लीनियरिटी वर्ड यहां से ग्राफ से समझ में आएगी, लेकिन जीरो से क्यों नहीं, यहां से क्यों, क्या है कि यहां से बताना पड़ा। यहां से नहीं, ये कितनी वैल्यू है, ये है P0, ये आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। एब्सोल्यूट प्रेशर कभी जीरो नहीं होता, एब्सोल्यूट प्रेशर जीरो नहीं होता, तो कुछ ना कुछ एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू यहां पर आ गई। सर ऐसा क्यों भाई, 10th स्टैंडर्ड में हमने लाइन के इक्वेशंस देखे थे,
तब भी हमने ऐसा ग्राफ बनाया था, है ना। और हमने कहा था कि y इज इक्वल टू mx की अगर लाइन है तो इट पासेस थ्रू ओरिजिन, और अगर y इज इक्वल टू mx प्लस c की लाइन है तो इट विल नॉट पास थ्रू ओरिजिन, इट विल हैव सम y इंटरसेप्ट, और ये वही y इंटरसेप्ट है। सर ऐसे कैसे आप बोल सकते हो कि ये y इंटरसेप्ट है? देखो बताता हूं मैं। मान लो y इज इक्वल टू mx प्लस c वाला जो इक्वेशन होता है, इसमें ये क्या होता है? ये होता है y इंटरसेप्ट, है ना। ये y इंटरसेप्ट, भाई y को कहां कट करता है उसी को y इंटरसेप्ट बोलते हैं। तो ये हो गया y इंटरसेप्ट। ये क्या होता है? ये होता है स्लोप, ये स्लोप होता है। इस इक्वेशन को अगर ऐसा लिखा जाए तो मैं क्या बोलूंगा? ये आपका जो P1 है वो y है, इज इक्वल टू रो जी एच, एच क्या है? आपकी हाइट है। देखो x एक्सिस पे कौन है? हाइट है। y एक्सिस पे कौन है? प्रेशर है। x एक्सिस पे कौन है? हाइट है। y एक्सिस पे कौन है? प्रेशर है। रो जी क्या है? रो जी आपका स्लोप है, और P0 आपका y इंटरसेप्ट है। देखो है कि नहीं y इंटरसेप्ट? बात समझ में आई क्या? ये बहुत इजी और बहुत आसान। देखो यहां पर अगर हम लोग इसको ऐसे कंटिन्यू करेंगे, यहां पे उसका इंक्लिनेशन मिलेगा थीटा। ये जो इंक्लिनेशन थीटा होता है इसी का tan थीटा मतलब स्लोप होता है, जो यहाँ पे रो जी, रो और जी का मल्टीप्लिकेशन करेंगे अल्टीमेटली हमको स्लोप मिल जाएगा। तो क्या आपको जो डिटेल एक्सप्लेनेशन मुझे देना था कि लीनियर वर्ड क्यों यूज किया, वो आपको मिल गया, है ना। बहुत इजी है। इतना ही नहीं, जरूरी नहीं है कि हम हमेशा एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही बोलेंगे। कभी कभी एमसीक्यू ऐसा आ जाता है, देखो कभी ऐसा हो जाता है कि ये लिक्विड है, इस कंटेनर में लिक्विड है, इस कंटेनर में लिक्विड बहुत ज्यादा हाइट पे है ना, बहुत ज्यादा। आपको जब एमसीक्यू जेडब्ल्यू में या एनडब्ल्यूटी में पूछा जाएगा तो ये एमसीक्यू देखो कुछ भी हो सकते हैं, कुछ भी पूछ सकते हैं। तो ये देखो ना, ये हाइट है, बहुत सारा लिक्विड इसके अंदर है। मैं बोलता हूं यहां दो लेवल कंसीडर कर ली, एक लेवल है ए बी और दूसरी लेवल है सी डी। यहां इन दोनों के बीच में की जो हाइट है वो एच है, दोनों के बीच की जो हाइट है वो h है। तो आपको सवाल यहां कहीं तो भी सर एटमॉस्फेरिक प्रेशर बात करें, अब तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है ही नहीं। अब अगर हमको बोल दिया कि इस पॉइंट पे का प्रेशर निकालो तो कैसे निकालेंगे? हमको अगर बोल दिया कि इस पॉइंट पे का प्रेशर निकालो, ये पॉइंट P है, इस पे का प्रेशर निकालो, तो हम कैसे निकालेंगे? तो आपको डरना नहीं है, ये जो इक्वेशन है वही यूज करो। बस अब क्या करो, मान लीजिए कि इस पर्टिकुलर सिलेंडर को कंसिडर करते वक्त इमेजिनरी सिलेंडर को आपने ऐसे कंसिडर किया, इस पर्टिकुलर लाइन पे का प्रेशर अगर P1 होगा, इस लाइन में का प्रेशर अगर P2 होगा, तो बना लो कि जिस पॉइंट पे का आपको प्रेशर निकालना है वो इक्वल टू के इस साइड होता है, जिस लाइन पे का प्रेशर आपको है ऑलरेडी पता, वो वाला जो होता है वो यहाँ पे होता है। और ये कॉलम की वजह से, ये कॉलम की वजह से P पॉइंट पे जो प्रेशर आता है वही गेज प्रेशर है, रो जी एच। तो रो क्या होगा? इस लिक्विड की डेंसिटी होगी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हम लोग जानते हैं 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और हाइट आपको यहाँ पर इसकी गिवन होगी। तो क्या आप जेडब्ल्यू एनडब्ल्यू के एमसीक्यूज बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हो? जरूरी नहीं होता कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर की ही बात हो, लिक्विड के अंदर ही अंदर कुछ हाइट पे भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जिसके बारे में मैंने यहाँ पे आपको बताया। सबको ये वाली बात समझ में आ गई क्या? बहुत आसान, बहुत इजी है, और हमको ये चीज यहाँ पर समझ में आ गई। ठीक है, क्लियर है सबको? ये चीज थी यहाँ पर। अभी आप बोलोगे, कुछ लोगों का ये मानना था कि सर आपने कुछ तो ऐसे लिखा था कि dp इज इक्वल टू रो इंटू जी इंटू डी वाई, और आपने कहा था कि हम बाद में बताएंगे। ये क्या है सर? ये वही है, ये वही गेज प्रेशर के बारे में बात कर रहा है। सोचो सोचो, मैंने यहाँ क्या लिखा है, P2 इज इक्वल टू P1 प्लस रो जी एच। भाई ये जो प्लस हो रहा है P1, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। लिखो यहाँ पे P2 माइनस P1, P2 माइनस P1 इज नथिंग बट इक्वल टू रो जी एच, है कि नहीं है? P2 माइनस P1 इज नथिंग बट इक्वल टू रो जी एच। भाई P2 माइनस P1, P2 मतलब यहाँ का प्रेशर, P1 मतलब यहाँ का प्रेशर। भाई यहाँ के प्रेशर में से यहाँ के प्रेशर का सब्ट्रैक्शन मतलब प्रेशर में का डिफरेंस, इस प्रेशर में से इस प्रेशर में का सब्ट्रैक्शन यानी कि उन प्रेशर्स में का डिफरेंस। तो यहां पर मैं इसको ऐसे लिखूं क्या, डिफरेंस इन प्रेशर इज रो जी
डिस्टेंस होता है, और ये जो है अलोंग द वाई एक्सिस है, यानी कि ये जो है हाइट में की चेंज है। ये अगर हाइट में का चेंज है तो इसकी जगह पर हमने डिफरेंशियल प्रेशर डीपी लिख दिया और इसकी जगह पर डिफरेंशियल हाइट डीवाई लिख दिया। तो क्या ये वाली बात और ये वाली बात एक जैसी है जो कि हमने बात की थी? अगर हम ऊपर से नीचे जाएंगे तो ये पॉजिटिव होता है, यानी कि डेप्थ में जाते जाते जैसे जैसे डेप्थ बढ़ेगी प्रेशर बढ़ेगा। और दूसरी बात, इसी चीज को जब हम ऐसे लिखते हैं तो हम बोलते हैं कि नेगेटिव साइन मतलब जैसे जैसे हाइट बढ़ेगी प्रेशर कम होने लगेगा। बात समझ में आ गई क्या? ये बहुत आसान चीज है और बहुत इजी भी है। तो हमें यहां पर ये वर्टिकल का समझ में आ गया, उसके बारे में हमने डिटेल एक्सप्लेनेशन भी आप लोगों को दे दिया। और तो और हमने हॉरिजॉन्टल का तो बहुत आसान देखा था सर। यहाँ पे कहीं तुम एक कंटेनर में लिक्विड ले लिया था, लिक्विड लेने के बाद में हमने बोला कि ये स्टैटिक लिक्विड है, अगर ये लिक्विड मोशन में होगा या फ्लो होगा तो कहानी थोड़ी सी बदलेगी। ये वाली बात भी हमने सीख ली थी। अभी मैं यहाँ पर कहीं तो भी आपको बता रहा हूँ कि इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर पॉइंट सी और पॉइंट डी, इन दोनों पॉइंट पे का प्रेशर हमको देखना है। हॉरिजॉन्टली हम देख रहे हैं इसलिए एक और सिलेंडर जो हमने कंसीडर किया था वो कंसीडर किया था हॉरिजॉन्टल। हमने कहा कि यहां से जो प्रेशर लगेगा वो होगा F1 फोर्स की वजह से, यहाँ पे जो प्रेशर लगेगा वो F2 फोर्स की वजह से लगेगा, क्योंकि ये लिक्विड स्टैटिक है, क्योंकि ये लिक्विड रेस्ट में है, क्योंकि ये लिक्विड इक्विलिब्रियम कंडीशन में है। इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि F1 और F2 ये दोनों फोर्सेस सेम है। हमने कह दिया था F1 और F2 दोनों सेम है। एक और बात हम जो जानते हैं कि प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, सो फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर इनटू एरिया। तो अगर फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर इनटू एरिया है तो यहाँ का प्रेशर, अगर हमने ऐसा कहा कि यहाँ पे प्रेशर P1 है, यहाँ पे प्रेशर P2 है, तो फोर्स की वैल्यू कितनी हो गई? P1A। फोर्स की वैल्यू कितनी हो गई? P2A। लिखो क्या यहाँ पर? P1A इज इक्वल टू P2A, A हो गए कैंसिल, P1 इज इक्वल टू P2। तो हॉरिजॉन्टली दोनों पॉइंट पे प्रेशर एक जैसा होता है। तो कंक्लूजन ये निकला कि एक लेवल ऑफ लिक्विड पर सारे पॉइंट पे प्रेशर एक जैसा होता है। बहुत इजी है, सारे पॉइंट पे प्रेशर एक जैसा। और फिर हमने बहुत सारे कंसीडरेशन किए थे, कहा था कि इस लाइन में ले लिया, मान लो एक्स वाई लाइन है, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे सारे पॉइंट पर एक जैसा प्रेशर, यहां पर कहीं तो भी हमने ले लिया सारे पॉइंट पे एक जैसा प्रेशर। लेकिन अगर लाइन ऐसे कंसीडर कर ली गई तो फिर प्रेशर यहां पे बदलेगा, जैसे जैसे डेप्थ में जाएंगे प्रेशर बढ़ेगा। ये चीज हमने यहां पर कल सीखी थी। तो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल दोनों की बातें प्लस लीनियर का डिटेल एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आ गया। चलो एक काम करते हैं, कुछ जेडब्ल्यू और एनडब्ल्यूटी के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जरा लेक्चर हम लोग अटेंड कर रहे हैं सर, ये दूसरा लेक्चर है, हम यहाँ पर कहीं तो भी ये चीज समझ रहे हैं कि कहीं तो भी क्या हम जेडब्ल्यू और एनडब्ल्यूटी के क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। देख मैं तुझे बताता हूँ कुछ कुछ चीजें जेडब्ल्यू और एनडब्ल्यूटी में कितनी अच्छी तरीके से पूछी जाती है। सुनो अभी कुछ जेडब्ल्यू और एनडब्ल्यूटी की बातें हम यहाँ पे करते हैं और समझो इस चीज को। और अगर आप यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ हमें सब कुछ आ रहा है। भाई यही तो वर्थ है, यही तो फिजिक्स है कि अगर कोई टीचर आपको पढ़ाए और आपको वो वाली बात खुद से सॉल्व करने आने लगे, इसी का मतलब होता है फिजिक्स, इसी का मतलब होता है कि पैसे वसूलोगे भैया। चल देख सुनो अभी बहुत अच्छी चीज है। मान लो यहां पर एक यूट्यूब गिवन है, कुछ बातें जेडब्ल्यू के क्वेश्चन में बदली जा सकती है, लेकिन क्योंकि मुझे ये सारे क्वेश्चंस लर्न हो गए हैं इसीलिए मैं यहाँ पर अपने मन से एक क्वेश्चन को यहाँ पे बना रहा हूँ। हो सकता है इसमें की कुछ बातें आपको थोड़ी सी बदली हुई मिले तो आप लोग उसे कंसिडर करना और उसको सॉल्व करना, ठीक है ना। तो यहाँ मैं एक YouTube कंसिडर कर रहा हूँ। हाँ ध्यान से देखना, इस YouTube में यहाँ पर मैंने एक लिक्विड ले लिया। मैं इस लिक्विड का नाम यहाँ पर आपको बता देता हूँ कि इसमें जो लिक्विड मैंने कंसिडर किया वो लिक्विड है ग्लिसरीन। ग्लिसरीन ले लिया मैंने, देखो ध्यान से देखो, यहां से यहां तक ग्लिसरीन, ठीक है। यहां लिख देता हूं मैं ग्लिसरीन। ग्लिसरीन यहां पे ले लिया। ग्लिसरीन कितने हाइट पे लिया सर? हमने ले लिया ग्लिसरीन 10 सेंटीमीटर।
सेंटीमीटर हाइट पे हमने यहाँ पे ग्लिसरीन ले लिया, ठीक है ना, ये ग्लिसरीन हमने यहाँ पे ले लिया 10 सेंटीमीटर हाइट पे। उसके बाद हमने क्या किया सर, यहाँ हमने ले लिया मर्क्यूरी, ये जो है ये लेवल बदल गया यहाँ से, और यहाँ पर हमने ले लिया मर्क्यूरी, ठीक है सर। 10 सेंटीमीटर हाइट तक जो है वो है ग्लिसरीन, और उसके बाद मर्क्यूरी है, मर्क्यूरी कहाँ तक है मर्क्यूरी, ये यहाँ तक मर्क्यूरी है, ठीक है, ये यहाँ तक मर्क्यूरी है, ठीक है, क्या है ये मर्क्यूरी, Hg, मर्क्यूरी। चलो ठीक है, तो इस YouTube में 2 कंसिडरेशन हो गए। अब मैं यहां से बताता हूं आपको कि इसी लेवल पर यहां हमने फिलअप कर दिया ऑयल, मान लो यहां पर हमने जो फिल किया है वो है ऑयल, ठीक है। क्वेश्चन जो है वो बहुत आसान है कि A से B तक इतनी हाइट पर ग्लिसरीन है यूट्यूब में, दोनों तरफ से ओपन यूट्यूब है, एक साइड पर 10 सेंटीमीटर हाइट पर AB इतने लेवल पर ग्लिसरीन है, यहां पर C से लेके D तक ऑयल फिल किया हुआ है, और D से लेके E तक ग्लिसरीन सॉरी मर्क्यूरी ही है, ये पूरा मर्क्यूरी है। डेंसिटी भी मैं यहां पर आप लोगों को बता दूं कि कहीं तो भी ग्लिसरीन की जो डेंसिटी है, ग्लिसरीन की डेंसिटी 1.3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। आप लोग बोलोगे सर आपको ये लर्न है क्या, भाई मुझे लर्न हो गया, लेकिन न्यूमेरिकल में आपको ये गिवन होगा, ये आपको लर्न करने की जरूरत नहीं होगी, ठीक है ना। ग्लिसरीन की 1.3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है ना। ऑयल, ऑयल के लिए कितनी डेंसिटी दिया हुआ है, ऑयल के लिए डेंसिटी दिया है 0.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। ये हम लोगों को समझ में आ गया, बहुत इजी है। और ये वाली चीज बहुत सारे न्यूमेरिकल जब आप सॉल्व करोगे, बहुत बार ये वाली चीज करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि मर्क्यूरी की डेंसिटी आपको जरूर लर्न हो जाएगी। मर्क्यूरी की डेंसिटी यहाँ पे लिखता हूँ, मर्क्यूरी की डेंसिटी होती है 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो हम लोगों को इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में ये पूछा है, इस क्वेश्चन में ये पूछा है कि मान लो एक वर्टिकल यूट्यूब, देख क्वेश्चन फिर से अच्छे से रिवाइज करवा रहा हूँ, बहुत अच्छे से समझा रहा हूँ कि क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन ऐसा है कि मान लो एक वर्टिकल यूट्यूब में एक साइड पे 10 सेंटीमीटर हाइट पे ग्लिसरीन डाल दिया जाए, और नीचे कहीं तो भी अगर मर्क्यूरी ये लिक्विड हो, और इस साइड पर अगर हम लोग कितनी हाइट पर, नहीं पता वाली हाइट पर ऑयल डाल दें, और तीनों की डेंसिटी अगर ये होगी, तो बताओ कि ऑयल कितनी हाइट तक है, ये सवाल है। सवाल समझ में आ गया, क्वेश्चन समझ में आ गया। क्वेश्चन बहुत आसान है, क्वेश्चन में पूछा है आपको कि ऑयल कितनी हाइट तक है, एक्स की वैल्यू पूछी है, पूछा है कि ऑयल कितनी हाइट तक है, कैसे फाइंड आउट करेंगे। देखो बहुत आसान है, मैं आपको सॉल्व करके बता दो, सॉल्व करूंगा आपको पता चलेगा, बहुत आसान है। देखो यहां पर कहीं तो भी जो AB हाइट है, ग्लिसरीन जो है वो 10 सेंटीमीटर तक है, और CD ऑयल जो है CD हाइट तक वो नहीं पता वाली हाइट है x सेंटीमीटर, और इसीलिए हम DE बोल सकते हैं कि वो 10 माइनस x है कि नहीं है। मतलब यहां से यहां तक 10 माइनस x सेंटीमीटर है, बात समझ में आ गई। 10 माइनस x सेंटीमीटर तक ये मर्क्यूरी है यहां पर। सर एक चीज तो आपने हमें अभी अभी बताई कि वेरिएशन ऑफ प्रेशर हॉरिजॉन्टली में हमने सीखा कि एक ही लेवल पर एक जैसा प्रेशर होता है कि नहीं होता है। देख भाई एक ही लेवल पर एक जैसा प्रेशर है, इस लेवल पर ये जो है x से y तक यहां पर प्रेशर एक जैसा है, तो क्या इस साइड पर प्रेशर अकेला ग्लिसरीन दे रहा है, जिसको यहां पर ऑयल और मर्क्यूरी दोनों मिलकर दे रहे हैं। तो क्या मैं लिखूं कि फ्रॉम फिगर, अगर मैं ऐसा लिखूं कि फ्रॉम फिगर, हम फिगर को देखकर ये बता सकते हैं कि इस साइड पर जो प्रेशर ग्लिसरीन ने दिया, जो प्रेशर ग्लिसरीन ने दिया, वही प्रेशर यहां पर ऑयल और मर्क्यूरी मिलकर दे रहे हैं। यानी कि इधर ऑयल और मर्क्यूरी मिलकर जितना प्रेशर दे रहे हैं, उतना ही प्रेशर यहाँ पे अकेला ग्लिसरीन दे रहा है। बात समझ में आएगी नहीं?
सब लोगों को ये वाली बात समझ में आ गई। बहुत इजी है। देखो यहाँ पर ये क्वेश्चन में इतना आसान था। और दूसरी बात, सर क्या ये लिक्विड कॉलम की बात कर रहे हैं? लिक्विड कॉलम वाला प्रेशर कौन सा होता है? गेज प्रेशर होता है। फॉर्मूला क्या होता है गेज प्रेशर का? सर हमें लर्न है, गेज प्रेशर का फॉर्मूला होता है रो जी एच, यानी कि हाइट मल्टीप्लाइड बाय डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यही होता है। तो क्या मैं इसकी केस में सर ऐसे लिखूं कि यहां की जो हाइट है वो 10 सेंटीमीटर है, हाइट मल्टीप्लाइड बाय डेंसिटी ऑफ ग्लिसरीन मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। यहां पर क्या होगा? प्रेशर ऑयल की केस में ऑयल की हाइट कितनी है? हाइट x, ऑयल की डेंसिटी लिख देता हूं और मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी प्लस, अब ये वाली केस मर्क्यूरी की हाइट कितनी है? 10 माइनस x, 10 माइनस x। डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी कितनी है? डेंसिटी ऑफ Hg और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो क्या एक बात तो बहुत आसानी से आप लोगों को समझ में आ गई कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो गया कैंसर। अरे वाह वाह वाह, कितना मजा आ रहा है। 10 मल्टीप्लाइड बाय ग्लिसरीन की 1.3 है वैल्यू, x मल्टीप्लाइड बाय ऑयल, ऑयल की डेंसिटी है 0.8 प्लस 10 माइनस x 13.6। सच बात है, ये बहुत आसानी से हम लोगों ने लिख दिया। अब 10 मल्टीप्लाइड बाय 1.3 हो गया 13, x मल्टीप्लाइड बाय 0.8 हो गया 0.8x, 10 मल्टीप्लाइड बाय 13.6 हो गया 136, माइनस इनटू दिस माइनस 13.6x। अरे वाह, बहुत अच्छे। एक काम करते हैं ना सर, ये 13 इधर आ जाएगा, माइनस हो जाएगा, ये इधर आएगा, प्लस होगा। इस पर्टिकुलर इक्वेशन को ऐसे लिख दूं सर, 13.6x में से 0.8x माइनस होगा, ये और ये इस साइड आ गए, जो नेगेटिव था वो पॉजिटिव हो गया, जो पॉजिटिव था वो नेगेटिव हो गया, और जो प्लस है वो इधर आएगा, माइनस हो जाएगा। 136 में से 13 माइनस हो जाएंगे। सब बहुत आसान है। चलो, सब्ट्रैक्शन आती है यार, हमने तो छोटेपन में सीखी है ना। यहां पर कितना होगा? 12.8। ठीक है सर, तो यहां लिख देते हैं 12.8x इज नथिंग बट इक्वल टू, यहां पर कहीं तो भी 123 हो जाएगा। और जब हम लोग x इज इक्वल टू 123 डिवाइडेड बाय 12.8 करेंगे, तब हम लोगों को पता चलेगा कि ये वैल्यू 9.6 सेंटीमीटर आएगी। सर आपने डायरेक्ट कैसे लिख दिया? मुझे ये कैलकुलेशन लर्न है इसलिए, लेकिन आप लोग इस कैलकुलेशन को किस तरह से करोगे? ये पॉइंट एक बार शिफ्ट कर लो, यहां 0 लग जाएगा। सोचो ना, यहां 0 लग जाएगा तो 1230 अपॉन 128 हो जाएगा। तो 128 10 1280 होना चाहिए ना। 128 10 1280, 1280 से छोटा नंबर है ये, 1280 से ये छोटा नंबर है, यानी कि वो 9 पॉइंट समथिंग, 9.6 सेंटीमीटर। अगर ऑप्शन में आपको 9 पॉइंट समथिंग का एक ही ऑप्शन दिखे तो टिक कर दो 9.6। तो क्या आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आया? क्या आप लोगों को समझ में आया कि मैंने ये एमसीक्यू किस तरह से सॉल्व किया? बहुत आसान एमसीक्यू था, लेकिन दो नॉलेज जो मैंने आप लोगों को दिए, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल का, वो दोनों नॉलेज यहाँ पे अप्लाई करना बहुत जरूरी था, और ये चीज हमने यहाँ पर की। बहुत इजी है। चलो ठीक है, अभी देखो यहाँ पर एक और क्वेश्चन हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। चलो एक और क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे सॉल्व करते हैं, एक और क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर सॉल्व करेंगे। चलो देखो एक और क्वेश्चन। अरे वाह सर, मजा आ गया, एक जेडब्ल्यू का क्वेश्चन सॉल्व किया आज, बहुत मजा आया। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल का आपने हमें पढ़ाया, प्लस जब उसमें एमसीक्यू सॉल्व करके बताया तब हमें उसका रियलाइजेशन भी हुआ कि जो आपने पढ़ाया वो बहुत अच्छा है। तो एक और जेडब्ल्यू, और जो भी क्वेश्चंस मैं आपको यहाँ पर डिस्कस करूंगा, या बच्चा एजुटेक आपके लिए हमेशा जो भी क्वेश्चंस यहाँ पर डिस्कस करवाएगा, वो बच्चा एजुटेक इस बात का पूरा वेरिफिकेशन लेता है कि क्या ये क्वेश्चंस पहले जेडब्ल्यू एंड में पूछे गए हैं, यानी कि आप लोगों को वही चीजों को नॉलेज दिया जाता है जो जेडब्ल्यू एंड में आएंगी। ठीक है, तो चलो अब मैं एक और क्वेश्चन आपको यहाँ पर बताता हूं। मान लो कि यहाँ पर एक ऐसा वेसल है, एक ऐसा वेसल है, ये देखो यहाँ पर एक ऐसा वेसल है, इसके अंदर लिक्विड है यहाँ पर, और अब आप लोगों को ये सवाल पूछने की जरूरत तो बिल्कुल भी नहीं है। आप लोग सब जानते हो कि जब वर्टिकल
वर्टिकल कॉलम होता है सर, यहाँ पे प्रेशर P1 होता है, यहाँ का जो प्रेशर होता है P2 जो प्रेशर होता है वो पहले वाले प्रेशर में गेज प्रेशर ऐड हो जाता है। सर ये वाली बात अब हमारे लिए नई नहीं है, ये हम जानते हैं, ये बहुत आसान हो गई हमारे लिए। अगर हम h हाइट का लिक्विड ले लें और वर्टिकल कंसिडरेशन करने के बाद हम यहाँ पर कहीं तो भी डेंसिटी रो कंसिडर करें, तो ध्यान से सुनो, अगर ऐसा है, क्वेश्चन क्या है सर? क्वेश्चन ये है कि मान लो अगर वेसल ऐसा हो जाता है, मान लो अगर ये वेसल ऐसा हो जाता है, अब बात क्या, अभी भी इसकी हाइट h है, अब प्रेशर यहां पे P1 है, यहां का प्रेशर कितना होगा? अब सवाल है यहां का प्रेशर कितना होगा। देखो बहुत सारे लोगों को समझ में आ गया, बहुत सारे लोग यहां पर सोच में पड़ गए, अरे अब क्या होगा, क्या यहां पर प्रेशर बदलेगा? बदलेगा तो कितना बदलेगा, और अगर नहीं बदलेगा तो क्यों नहीं बदलेगा, ये सवाल है। तो चलो मैं इसका आंसर फटाफट दे देता हूं, ज्यादा समय नहीं बर्बाद करना है, बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत सारी चीजें आपको पढ़ानी है, इनफैक्ट सारी बातें आपको प्रेशर से रिलेटेड आपको बतानी है। चलो तो मैं जल्दी से बता देता हूं। सबसे पहले आपको एक आंसर यहां पे दे दूं कि इसका आंसर है कि प्रेशर उतना ही रहेगा। अरे सर ऐसे कैसे हो सकता है, शेप तो ऐसा हो गया, क्या प्रेशर बदलेगा? नहीं सर नहीं बदल रहा प्रेशर। क्यों नहीं बदल रहा? देख ध्यान से देखो, मान लो कि मैं बोलता हूं यहां पर, यहां से लेके यहां तक एक सिलेंडर कंसीडर कर लिया जाए जिसकी हाइट h1 है। उसके बाद चलो ठीक है और थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं यहां पे, उसके बाद दूसरा सिलेंडर यहां पर ऐसा कंसीडर कर लिया जाए, उसके बाद तीसरा सिलेंडर यहां ऐसा कंसीडर कर लिया। अब यहां पर जो हाइट है वो है h2। अब देखो यहां पर कितना प्रेशर होगा? प्रेशर होगा P1। यहां पर कितना प्रेशर होगा? यहां पर प्रेशर होगा, यहां पर प्रेशर होगा P2 इज इक्वल टू, या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं P1 प्लस रो जी H1। उसके बाद यहां पर प्रेशर, यहां जितना प्रेशर होगा यहां भी उतना ही होगा, हॉरिजॉन्टल पे प्रेशर थोड़ा बदलता है, तो यहां पर कितना हो गया? यहां पे प्रेशर हो गया P1 प्लस रो जी H1। उसके बाद जितना प्रेशर यहां होगा, यहां पर प्रेशर कितना बढ़ गया? यहां पर जितना यहां है उतना तो है ही, रो जी H1 प्लस रो जी H2। इन दोनों में अगर रो जी कॉमन ले लिया जाए तो P1 इन द ब्रैकेट रो जी इन द ब्रैकेट H1 प्लस H2 हो गया, और H1 प्लस H2 दोनों मिलकर कौन बन रहा है? H। इन दोनों की जगह H लिख देंगे तो P1 प्लस रो जी H। अरे वाह सर, नहीं बदली हाइट, नहीं बदला प्रेशर, सिर्फ वेसल का शेप चेंज हो गया। तो एक बात हम लोगों के दिमाग में यहां पर ये हो गई कि कहीं तो भी यहां शेप ऑफ वेसल से प्रेशर नहीं बदलता। तो चलिए आज का जो लेक्चर है यहां पर हम लोग रोक देते हैं।